हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। जैसा कि आप देख रहे हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जीके क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आया हूं वह किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में साइंस के क्वेश्चन लेके आया हूं टोटल 30 प्रश्नों के साथ। यह इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा इस सीरीज का 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है जो कि किसी भी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है? उसमें क्या पाया जाता है? जब 2 इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में मौजूद होते हैं तो उसमें विपरीत चक्रण पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर कर सके इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वह MCQ बेस्ड ही आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में ज़रूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। माइक्रोप्लाज्मा जिस रोग से संबंध है वह निम्नलिखित में से किस अवयवों को प्रभावित करता है? तो माइक्रोप्लाज्मा की बात कही जा रही है, यह किस अवयवों को प्रभावित करता है? तो यह श्वसन संबंधित अवयवों को प्रभावित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। ईटाईटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है। किसके द्वारा होने वाली विषाक्तता के कारण होता है ईटाईटाई रोग? ये आपको बताना है। तो यह होता है कैडमियम की विषाक्तता के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है, क्या है ये आपको बताना है। समान रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर, तो यह है डिजिटल कंप्यूटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। सेव एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग होता है, क्या होता है ये आपको बताना है। सेव एवं नाशपाती में खाने योग्य भाग, तो इसमें होता है मसाल पुष्पासन, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। गैस इंजन की खोज किसने की? तो यहाँ गैस इंजन की खोज के बारे में बोला जा रहा है। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज जो है डेमर ने की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7। स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो यहाँ स्रव परिसर की बात कही जा रही है। इसमें ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो यह होती है 20 HZ से, मतलब हर्ज से 20,000 हर्ज तक, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और 20,000 से ऊपर वाले हर्ज को चमगादड़ द्वारा सुना जा सकता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है ये आपको बताना है। तो यह कथन है हक्सले का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का उदाहरण है? तो यहाँ समुद्री घोड़ा की बात कही जा रही है, यह किस वर्ग का उदाहरण है? तो यह मत्स्य वर्ग का उदाहरण है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो भी प्रश्न लेके आता हूं वह एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं, वह किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम में जाएंगे तो इस वीडियो से रिलेटेड आपको प्रश्न जरूर से जरूर मिलेंगे। और हमारे द्वारा जो है झारखंड के भी वीडियो बनाए जाते हैं और आर्मी SSC GD के भी वीडियो बनाए जाते हैं, तो उन वीडियो को भी जरूर से जरूर देखें ताकि आप उन वीडियो को देख के भी लाभ उठा सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। एडवर्ड जेनर ने किस बीमारी के टीके का आविष्कार किया था? तो यहाँ एडवर्ड जेनर की बात कही जा रही है। इन्होंने किस टीके का आविष्कार किया था? तो यह चेचक का टीका का आविष्कार किए थे, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। आलू में मोजेक का कारण तत्व है, क्या है ये आपको बताना है। आलू में मोजेक का कारण तत्व, तो यह है विषाणु, यानी ऑप्शन नंबर
ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं और कितने प्रश्न गलत हुए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। किसी ठोस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को गलनांक पर ठोस से द्रव में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है, आवश्यक ऊष्मा को। तो उसे कहा जाता है ठोस में, यहाँ पे गलत हो गया, गलनांक होगा कि गुप्त ऊष्मा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक थे। क्या थे ये आपको बताना है। जीवन की उत्पत्ति की दिशा में बनने वाले यौगिक, तो उसे कहा जाता है प्रोटीन्स तथा केंद्र अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि है। कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है ये आपका बताना है। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वह ग्रंथि का नाम है यकृत, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सब प्रश्न जितने भी हैं सब एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों को आप जरूर से जरूर एक बार अपने से आंसर करते हुए चलते रहिए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्था स्थित है। कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्था, तो यह स्थित है नागपुर में, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। चुंबकीय कपास की सुई किस ओर इंगित करती है ये आपको बताना है। तो यहाँ चुंबकीय कपास की सुई के बारे में बोला जा रहा है, यह किस ओर इंगित करती है। तो यह इंगित करती है चुंबकीय उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे की ओर खींचकर पकड़ता है। तो वह इसलिए पकड़ता है क्योंकि हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। फिलोसफर बुल क्या है। तो फिलोसफर बुल के बारे में बोला जा रहा है, यह क्या है। तो यह है ZnO, यानी जिंक ऑक्साइड। इसे जिंक ऑक्साइड भी कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और इसे चाइनीज वाइट भी कहा जाता है। इसके द्वारा जो है क्रीम, फेस पे जो लगाते हैं क्रीम, मलहम, ये सब बनाया जाता है, ये आप याद रखेंगे फिलोसफर बुल से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। ASCII का पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ ASCII का पूर्ण रूप के बारे में बोला जा रहा है। इसका पूर्ण रूप जो है वह है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। मेंडले ने मटर के पौधे का चयन किया क्यों किया ये आपको बताना है। मेंडले ने उस समय मटर के पौधे का ही प्रयोग क्यों किया था। तो यह इसलिए किए थे क्योंकि वे आसानी से उपलब्ध होते थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। अदरक है, अदरक क्या है ये आपको बताना है। तो अदरक जो है यहाँ रूपांतरित तना होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ सर्वग्राही की बात कही जा रही है, तो वह वर्ग है AB, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और सर्वदाता कौन है ये आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। धनात्मक जिंक आयरन जिसका द्रव्यमान संख्या 70 है में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। तो इसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वह 40 होती है। और जिंक का जो है Zn से इसे सूचित किया जाता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो 30 होता है, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है ये आपको बताना है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो है वह प्रोटीन से होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। शहद का प्रमुख घटक है क्या है ये आपको बताना है। शहद का प्रमुख घटक तो यह है फ्रुक्टोज, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26।
पानी में पैर लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है ये आपको बताना है। तो यह इसलिए दिखाई पड़ता है क्योंकि यह अपवर्तन का घटना है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र जो है वह है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। किसी रेडियो सक्रिय तत्व में उत्सर्जित अल्फा किरणें का द्रव्यमान 6.645 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। तो जो बराबर है, किसके बराबर है ये आपको बताना है। तो यह बराबर है हीलियम के नाभिक का, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29। रेशम पालन कहलाता है, क्या कहलाता है ये आपको बताना है। रेशम पालन, तो रेशम पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, लोहा का क्यूरी ताप होता है, कितना होता है ये आपको बताना। लोहा का क्यूरी ताप तो यह होता है 635 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे क्यूरी के बारे में मैं बता देता हूँ। क्यूरी ताप वह ताप है जिसमें वहाँ उस वस्तु का जो है अस्थायी चुंबकत्व खत्म हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, उसे ही क्यूरी ताप कहा जाता है। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगेंगे और आपने पिछले सारे वीडियो को भी देखा होगा और इस वीडियो को भी आपने अपने दोस्तों में शेयर किया होगा। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।